तो कई कद्दावर नेताओं के टिकट कट सकते हैं। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों को लेकर जाने जाते हैं और अपनी पार्टी भी बना ली है। क्या ये वजह हो सकती है टिकट कटने की? खैर, अब उधर संतोष गंगवार बरेली से है, वरिष्ठ नेता भी है, कांग्रेस से सांसद हैं, अब उनका भी टिकट कट सकता है। क्या एज फैक्टर है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर इसके बाद और वरुण गांधी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। क्या ये वजह हो सकती है टिकट कटने का? मेनका गांधी, और मेनका गांधी की अगर बात करें तो मेनका गांधी की भी टिकट कट सकती है। ये बड़े नाम है, कद्दावर नेता है, इनके टिकट कटने की संभावना है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी सिटिंग सांसदों को टिकट काट सकती है, नए कैंडिडेट को मौका दे सकती है। अब इसके पीछे की रणनीति क्या? उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो खास बात यह है कि 80 की 80 लोकसभा सीटों को जीतने का जो ये टारगेट बीजेपी रखी है, और उसको कैसे बीजेपी सकारात्मक पहलू के साथ आगे बढ़ेगी, यानी कमल 80 कैसे कमल खिलाएगी, ये एक रणनीति होगी। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो नाराज हैं। अब जिनका टिकट कटेगा, अगर वो नाराज हो जाएंगे, क्या वो वोट कटवा का काम करेंगे, या बीजेपी जो अनुशासनात्मक पार्टी है, अनुशासन के लिए जानी जाती है, वो अपने कार्यकर्ताओं को बैलेंस करके चलेगी? ये भी एक अहम सवाल है। बहरहाल अब खबर यही है कि कई सारे बड़े नेताओं के टिकट कट सकते हैं। अब पहली लिस्ट की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई तो उत्तर प्रदेश में 51 सीटों पर जो है कद्दावर नेताओं के जो है वो टिकट दे दी। सबसे हॉट सीट की अगर बात करें तो पहले लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है। वाराणसी से संसदीय क्षेत्र है, 2014 में जीते, 2019 में जीते और 24 का टिकट दे दिया है। क्योंकि फिर इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं लखनऊ की। लखनऊ से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उनको टिकट दे दिया गया है। फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। चलिए अब सियासत को समझते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। अभिषेक सिंह संवाददाता हमारे लखनऊ से जुड़ रहे हैं, और इसके बाद रजा रिजवी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर राजीव शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अभिषेक मैं आपसे करना चाहूंगा। खबर पहले आप अपडेट करें। खबर यह है कि कई सारे कद्दावर नेताओं के जो है वो टिकट कट सकते हैं। बिल्कुल, ये कयासे तेज है, क्योंकि जो लिस्ट अब भाजपा जारी करेगा या बाकी राजनीतिक दल जारी करेंगे, वो लिस्ट है या वो सीटें हैं जो उनके लिए टफ डिसीजन मेकिंग सीट थी। चाहे भाजपा में बात की जाए तो कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है, ये उम्मीद की जा रही है। साथ ही साथ सूत्रों की माने तो इसी तरह प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कट सकता है। इसी तरह वरुण गांधी और उनकी माता जी प्रियंका गांधी को लेकर ये कयासें लगाई जा रही है। सुल्तानपुर और पीलीभीत के टिकट को दोबारा रीशफल किया जा सकता है, यानी सीटों में अदला बदली देखने को मिल सकती है। इसी तरह और ऐसी आधा दर्जन से ज्यादा सीटें हैं जिसको लेकर इसी तरह की चर्चाएं हैं। साथ ही साथ बात करें रायबरेली और अमेठी की, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी इस तरह के फेरबदल देखने को मिलेंगे। यानी राहुल गांधी क्योंकि वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी और रायबरेली से जनता मांग कर रही है कि गांधी परिवार से कोई हो। दीपक सिंह जो पूर्व एमएलसी हुआ करते थे, उनके नाम को लेकर सूत्रों के मुताबिक चर्चाएं तेज हो रही हैं कि उन्हें अमेठी से टिकट मिल सकता है, क्योंकि राहुल गांधी के करीबियों में से एक माने जाते हैं और उनका अपना राजनीतिक बैकग्राउंड भी अमेठी और रायबरेली का ही रहा है, लिहाजा उन्हें अमेठी से टिकट मिल सकता है। प्रियंका गांधी के नाम को लेकर जो चर्चाएं हैं उस पर आज से कल के बीच मोहर लग जाएगी, क्योंकि एक अहम बैठक कांग्रेस में होनी है जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी मिलकर ये निर्णय लेंगे कि प्रियंका गांधी को सोनिया गांधी की सीट है रायबरेली से चुनाव लड़ना है या नहीं। लिहाजा ये सारी चर्चाओं के बीच कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की खबरें भी तेज आ गई, और क्योंकि लगभग सभी पत्ते अपने अखिलेश यादव खोल चुके हैं, लेकिन एक बहुत ट्विस्टिंग जानकारी ये आई है कि अखिलेश यादव ने अब तक जो टिकट बांटे हैं उसमें कई सारे ऐसे टिकट हैं जो डमी है, यानी उन्होंने फिलहाल तो कैंडिडेट उतार दिया है, असली कैंडिडेट को पीछे छुपा कर रखा है, और वो तब कैंडिडेट उतारेंगे जब बाकी राजनीतिक दल अपने कैंडिडेट उतार सकेंगे, यानी सीधे यूटर्न लेंगे, यानी कैंडिडेट बदल देंगे। बरेली के टिकट को लेकर चर्चा अभी से तेज है कि उसका टिकट कट सकता है। कल भी एक संशोधन किया था उन्होंने, लिस्ट भेजने के बाद एक टिकट संशोधित किया था उसमें। तो ये सारी बातें जो तेज हो गई हैं अब, और निश्चित तौर पर इस बार उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटों का लोकसभा क्षेत्र है, राज्य है, और
यहाँ पर ये सीधे तौर पर ये निर्णय होगा उत्तर प्रदेश में जी कि कौन दिल्ली में सरकार बना पाएगा। जी राजू सर शर्मा के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आ रही है दर्शकों को। आपको बता दें कि बड़ी खबर एक आपको बता दें कि बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता दें कि बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, लोकसभा चुनाव पर बीजेपी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। गाजियाबाद से बीके सिंह का कट सकता है टिकट, बदायूं से संघमित्रा मौर्य का भी कट सकता है टिकट, बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त का कट सकता है टिकट, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का भी कट सकता है टिकट। बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता दें, बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। तो कई कद्दावर नेताओं के नाम की बात अगर किया जाए चर्चाओं में, जिनके टिकट कर सकते हैं। राजू जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इस बार कई ऐसे बड़े नाम जो अभी हमने आपको पढ़ के सुनाया, दर्शक भी समझ गए होंगे कि नाम कट सकता है। आपको क्या लगता है बीजेपी की जो ये अगली रणनीति है, सिटिंग सांसदों को न देकर अब नए लोगों को तरजीह दी जाएगी, आप क्या सोचते हैं? देखिए सौरभ, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली बार 51 टिकट घोषित किए थे उसमें से किसी का टिकट नहीं काटा था, लेकिन बाराबंकी से उपेंद्र रावत ने अपने पैर खींच लिए हैं, तो इसलिए अब 25 सीटों पर टिकट बाकी है। अब सवाल आता है कि बीके सिंह की जो सीट है उसका क्या होगा, ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट का क्या होगा, और वीरेंद्र मस्त की सीट का क्या होगा, संघमित्रा की सीट का क्या होगा, और संतोष गंगवार की सीट बरेली का क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए पिछली बार भी वीरेंद्र सिंह मस्त भदोही से टिकट चाहते थे, लेकिन उन्हें बलिया भेजा गया और उन्होंने बलिया में सनातन पांडे के सपा बसपा का जो संयुक्त प्रत्याशी था उसे बहुत अच्छे अंतर से, लगभग 15,000 के अंतर से हराया था। तो अभी ऐसा कुछ नहीं लगता है, और इस बार उनके बहुत ज्यादा ऐसे बयान भी विवादास्पद नहीं रहे हैं। एक संसद की एक घटना को छोड़ करके कि जो विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनकी तरफ लपके थे, लोग कहते हैं कि मारने के लिए लपके थे, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ वो उनकी तरफ लपके थे और इस पर बाद में उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। तो एक तो ये दाग है उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने पिछली बार ये साबित कर दिया था, वो चूंकि भदोही के रहने वाले हैं, भदोही के पास के रहने वाले हैं भदोही के, और वो चाहते थे कि उन्हें भदोही से टिकट मिले, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तिगत कारण थे कि जो उन्हें भदोही से टिकट नहीं दिया गया और बलिया से उन्हें चुनाव लड़ाया गया, और बलिया में लड़ करके उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। अब आ जाती है बात ब्रजभूषण शरण सिंह की। तो इस बार अगर आपने कल की निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, तो उसमें लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी दागी सांसद का, किसी दागी प्रत्याशी को अगर आप टिकट देते हैं तो आपको बताना होगा, कारण देना होगा कि आपने दागी प्रत्याशी को टिकट क्यों दिया है। और इसके अलावा जो दागी प्रत्याशी होगा उसे एक बार नहीं 3 बार अपने क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्र में अपना आपराधिक ब्यौरा देना होगा। जी, आपराधिक ब्यौरा देना होगा 3 बार, जो उस क्षेत्र का प्रमुख अखबार होगा। तो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के थोड़ी सी उहापोह की स्थिति बन सकती है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह केवल केसरगंज सीट से ही नहीं लड़ते हैं, उनका असर आसपास की सीटों पर होता है। तो बीजेपी को इस पर भी बहुत मशक्कत करनी होगी, और मुझे लगता है कि मशक्कत लगातार चल रही है। इसीलिए कल मतलब बीता हुआ कल है शनिवार, और ये हो जाने, अभी एक थोड़ा बताता हूँ आपको। अब बात आ जाती है गाजियाबाद की बीके सिंह की, तो बीके सिंह संकट मोचक रहे हैं सरकार के। यूक्रेन रूस के युद्ध के दौरान बीके सिंह गए थे, वहां से स्टूडेंट्स को लेकर के आए थे, और एक घटना नहीं है, कई सारी घटनाएं हैं। तो बीके सिंह को गाजियाबाद से हटाना सरकार के लिए बहुत, मतलब बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल बात है। हालांकि बहुत सारे लोग उनके पीछे लगे हुए हैं उतना गाजियाबाद से टिकट हासिल करने के लिए, लेकिन ये मुश्किल है। अब बात आ जाती है बरेली की, तो बरेली में संतोष गंगवार की उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन उनका प्रभाव है, और उसकी जगह नीरू पटेल को सोचा जा रहा है, जो इस समय वहां की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, क्योंकि कुर्मी है वहां पर, कुर्मी वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो कोई कुर्मी विधायक, कुर्मी प्रत्याशी वहां से उतारा जा सकता है कि अगर उम्र का तकाजा अगर बनता है संतोष गंगवार के सामने, तो
फिर आ जाती है ठीक है राजू जी, रजा ठीक है रजा जी, आप क्या ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। रजा जी, आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी कई बड़े नेताओं के नाम जो है वो काट सकती है, उनका पत्ता कट सकता है, आपको क्या लगता है कि वास्तव में इनके टिकट कटने चाहिए या पार्टी की कोई अंदरूनी मामला है, या वजह आप क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं? अब देखिए, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि बीके सिंह का टिकट क्यों काटा जा रहा है। बीके सिंह जानते हैं कितना वोट पाए थे? 9,44,503। 80 लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा वोट पाने वाला प्रधानमंत्री जी पाए थे 6,73,453 और वीके सिंह पाए थे 9,44,503 वोट, यानी सबसे ज्यादा वोट वो शख्स पाया हुआ था। वो जीते हैं वो 5,15,100 वोट से, और प्रधानमंत्री जीते हैं 4,79,505 वोट से। और आप देखिए वहां सुरेश बंसल लड़े थे सपा से, 4,43,003 वोट पाए थे गाजियाबाद से, और डाली शर्मा लड़ी थी कांग्रेस से, वो 1,11,944 वोट पाई थी। अगर ये दोनों वोट मिला दीजिए सपा और कांग्रेस का, तो वहां आप समझिए वीके सिंह जो 5 लाख वोट पाए थे, 5,15,000, उससे ज्यादा ये दोनों सपा बसपा, अगर सुरेश बंसल का वोट मिला दीजिए सपा का और डाली शर्मा का, तो वहां सीट जो है ये गठबंधन की सीट का जो 2019 में वोट मिला था वो ज्यादा हो जाता है वीके सिंह से। अब आप आइए, एक भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कैंडिडेट जीता था जो खाली 181 वोट से जीता, वो भोलानाथ है मछली शहर से। आप समझिए वहां बसपा के जो है त्रिभुवन राम लड़े थे, 4,88,397 वोट पाए थे, वो खाली जीते थे किससे? 181 वोट से। बसपा के त्रिभुवन को मिला था 4,88,216 वोट। तो सबसे कमजोर जो है प्रत्याशी यही है वहां वाला मछली शहर का जो 181 जीता है। अब आप आ जाइए मेनका गांधी और वरुण गांधी। मेनका गांधी जो जीती थी सुल्तानपुर से, वो खाली जो है 14,526 वोट से, लेकिन वरुण गांधी जो जीता था वो 2,55,627 वोट से जीता था। तो यानी माँ कितने कम वोट से जीती थी। और यही आप देख लीजिए बदायूं के अंदर जो संघमित्रा मौर्य है वो खाली 27,400 वोट से जीती थी। धर्मेंद्र यादव वोट पाए थे 4,60,192 और सलीम इकबाल लड़े थे कांग्रेस से, वो पाए थे 50,093 वोट। तो अब कहीं ना कहीं अगर शिवपाल जी लड़ रहे हैं तो वहां फाइट तगड़ी होगी। जीतेगा हारेगा कौन ये समय बताएगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उधेड़ में है। अच्छा, कि हम ऐसे आपको ये नहीं लगता है कि जैसे कि संघमित्रा मौर्य की बात किया जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और किस तरीके से अपना बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रहे, फिर समाजवादी पार्टी में चले गए, अपनी पार्टी बना ली, क्या एक ये फैक्टर हो सकता है कि हो सकता है डैमेज करे? और वरुण गांधी की अगर बात करें तो लगातार पार्टी गाइडलाइन से हटकर वो बयान देते रहे हैं, क्या आपको लगता है नहीं ये सब भी एक फैक्टर हो सकते हैं, कॉज हो सकते हैं? देखिए ये तो है फैक्टर, लेकिन हमें लगता है कि मेनका गांधी का टिकट जो है वो कटेगा क्योंकि बहुत कम वोट से जीती हैं। और हमें लगता है वरुण गांधी बोले जरूर हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो टिकट कटना मुश्किल होगा। हो सकता है कि संघमित्रा मौर्य को टिकट मिल जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये कार्यशैली रही है कि माँ भारतीय जनता पार्टी में रही है और बेटा कांग्रेस में रहा है तो कोई ऐसी बात, सिंधिया परिवार आप देख लीजिए, सिंधिया परिवार में माँ जो है भारतीय जनता पार्टी में बहुत वरिष्ठ लीडर रही और उन्हीं के बेटे माधवराव सिंधिया कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते थे, रेल मंत्री और फलाना मंत्री, कई मंत्री रहे। तो भारतीय जनता पार्टी इससे कोई बहुत हमें लगता है असर नहीं पड़ता अगर संघमित्रा मौर्य को। ठीक है राजू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से बोलिए, फिर इसके बाद अभिषेक के पास जाऊंगा मैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पीलीभीत वाली सीट है वरुण गांधी की। वरुण गांधी ने अपना जो चरित्र पिछले दिनों रखा है, उनका वो संदिग्ध रहा है, वो राहुल गांधी से भी मिल चुके हैं और उन्होंने बीच में एक ऐसी घटना की थी यहाँ के महिपालपुर में कापासेड़ा के पास में, उन्होंने सारे लोगों को बुला करके पैरेलल पार्टी खड़ी करने की कोशिश की थी, जिसकी भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को इसकी खबर लग गई और वो उनकी पार्टी बनाने की योजना खत्म हो गई। वो लगातार बागी तेवर अपनाए हुए हैं। जब किसान आंदोलन के दौरान जब एक हादसा हुआ था लखीमपुर खीरी में, तो वो पार्टी लाइन से हट करके पार्टी के खिलाफ बयान देते हुए नजर आए थे, दिए थे उन्होंने बयान। हालांकि उस समय पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब पीलीभीत लाई जा सकते हैं मेनका गांधी। ये जरूर है कि वहां पर बीजेपी का वोट है और पीलीभीत में जो सिख और पंजाबी कम्युनिटी है
वो उन्हें पसंद करती है और उन्हें वो वहां उनकी सीट चेंज की जा सकती है। लेकिन वरुण गांधी का टिकट कटेगा, ऐसी मेरी वो है जानकारी है। बिल्कुल संघमित्रा अभिषेक, मेरा सवाल आपसे, देखिए अभी एक हमने गंभीर विश्लेषण आपने राजा जी से सुना, राजीव जी को भी आपने सुना। आपको क्या लगता है कि वास्तव में जिन बड़े नामों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, और देखिए अभी बीके सिंह का भी रजा जी ने बताया कि सबसे ज्यादा जो है वो वोट से जीते थे, और सबसे कम भोलाना बीपी सरोज की बताया जो कि मछली शहर से आते हैं, वो जीते हैं। तो क्या बीपी इनको अगर जनरल बीके सिंह की बात करें, इतना ज्यादा मार्जिन से वोट से वो जीत रहे हैं, उनका अगर टिकट कटेगा तो क्या एक मैसेज जाने की, क्या एक संदेश जाएगा जनता में? देखिए, हम जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं वो पूरी तरह स्पेकुलेशन है, यानी कयासे हैं, और ऐसी उम्मीद की जा रही, क्योंकि ऐसा माहौल बनता है, ऐसी चर्चाएं जो होती है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। टिकट कटेगा या नहीं कटेगा, या तब्दीली की जाएगी, किसी और सीट में उनको एडजस्ट किया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी डिसाइड कर चुकी होगी। बस कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा होना बाकी, या कहा जाए सूची जारी कर। और एक अहम बात, कुछ लोगों का समीकरण इस तरह से है, उसको लेकर ये बातें बिल्कुल साफ है। जैसे संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी, यानी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थे, पार्टी छोड़ी, उसके बाद वो सपा में जा मिले। सपा में भी उन्होंने जिस तरह के बयानबाजियों के दौर शुरू किया, सपा में भी नहीं टिक पाए, अब वो कांग्रेस में एंट्री मार रहे हैं। उनकी बेटी को टिकट मिलना भारतीय जनता पार्टी से सुखद संयोग था। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट आया, उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार बनी, स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा छोड़कर आए थे। लिहाजा उस वक्त ये कहना, उस वक्त ये समीकरण अलग तरीके से देखे जा रहे हैं। लेकिन अब आज के वक्त में जिस तरह के समीकरण बदल गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं से कोई वापसी करते हुए दिख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयानबाजी है वो भारतीय जनता पार्टी की बेसलाइन से बहुत उतर है। लिहाजा संघमित्रा मौर्य का तो टिकट कटना तय है। बिल्कुल। दूसरी बात, वरुण गांधी और मेनका गांधी की बात, ये पहली बार नहीं है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी के टिकट सफल हो रहे हैं। इससे पहले भी चुनाव में, यानी इससे पहले के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ने पहुंच गए थे, और मेनका गांधी जो पीलीभीत से सांसद थी उनको सुल्तानपुर भेज दिए। ठीक है, ये अपने आप में पहला मौका नहीं है। ठीक है रजा जी, देखिए ठीक है अभिषेक, रजा जी मेरा एक सवाल आपसे, देखिए आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है, बहुत करीब से आपने राजनीति को समझा है। इस बार दो सबसे बड़ी बातें, इंडिया गठबंधन जिसे इंडी गठबंधन लोग कर रहे हैं, और एनडीए, आप कहां खड़ा पाते हैं कि क्या आपको लगता है कि वास्तव में, ठीक है एडवर्टीजमेंट अपने अपने हो सकते हैं, अपने अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या आपको महसूस हो रही, क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, जमीनी हकीकत ये था, जब 4 राज्यों का चुनाव नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, और छत्तीसगढ़ का, और तेलंगाना का, और एक स्टेट और था, वहां का चुनाव जब नहीं हुआ था, तो उससे पहले आप समझिए नीतीश जो है पूरे प्रदेश में हर जगह टहल टहल के जो है वो इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे थे। और तब उस समय एक समय ये लग रहा था कि शायद इंडिया गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तैयारी कर रही है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हम 370 सीट लाएंगे और गठबंधन हमारा जो होगा उससे हम एनडीए 400 से ऊपर जाएगी, 400 पार। अब जब ये इन्होंने कह दिया प्रधानमंत्री ने, तो उस हिसाब से वो उधेड़बुन करने लगे कि भाई कैसे क्या करें। अब देखिए, चौहान जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र को, उनको ले आए, आरएलडी को ले आए जी। तो कहीं ना कहीं वो अपना गणित भाग कर रहे हैं, छोटे छोटे जो पार्टियां हैं उनको सजो के ला रहे हैं। अब अगर आप देखिए 2019 का आंकड़ा अगर आप देख लीजिए, मैं 2019 के आंकड़े से आपको बात करना चाहता हूँ जी। टीएमसी के पास 22 जो है एमपी, बीजेडी के पास 12 एमपी, बीएसपी के पास 10 एमपी, बीआरएस के पास 9 एमपी, वाईएसआरसीपी के पास 22 एमपी। ये 75 एमपी जो हैं 2019 के, ये किसी से गठबंधन नहीं किए। टीएमसी भी कोई गठबंधन नहीं किया ना, गठबंधन करती तो वहां कांग्रेस को एक आध सीट देती। तो ये 75 आपकी जो लोकसभा सीटें हैं, ये किसी से गठबंधन नहीं, ना इनका इंडिया से है, ना इनका बीजेपी से है। ये समय देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय जो है वो 2019 में 303 जो है वो इनके अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जी। उसके बाद 16 जो है जेडीयू के थे, 3 टीडीपी के थे
6 लोजपा के थे, 2 जो है अपना दल एस के थे, 1 जद एस के थे कुमार स्वामी के। इस तरीके से 28 MP ये इनके साथ। तो 303 में 28 मिला दीजिए तो ये होता है 331। 2019 की बात बता रहा हूँ। तो होता है ये 331। और ये जो मैं 75 सीट बता रहा हूं, अगर ये 75 सीट कहीं जाकर के अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और इसके साथ जोड़ते हैं तो ये मिलके हो जाती है 406 सीटें। अब आइए इंडिया गठबंधन 2019 में 52 सीटें कांग्रेस के पास, दरमुख की 24 सीटें, एनसीपी जो पुराना था एनसीपी जो 2019 में 4 सीटें, शिवसेना उद्धव की 18 सीटें, समाजवादी पार्टी की उस समय 2019 से 5 सीटें थी, केजरीवाल की 1 सीट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की 2 सीटें और 3 उमर अब्दुल्ला की सीटें। ये मिला के 109 सीटें होती हैं। तो जो गठबंधन इस समय है वो 2019 का अगर देखा जाए तो खाली 109 सीटें हैं। तो अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया गठबंधन कहां तक जाएगा, कहां तक फैलेगा, कौन से वोटर से कौन सी ऐसी बात कहेंगे कि साहब नौकरी नहीं मिली और साहब जो है रोजगार नहीं मिला और जो है वो नोटबंदी हो गया और साहब जो है वो रोजगार नहीं मिला। कौन सा ऐसा चीज आम जनता के दिमाग में लाएंगे कि आम जनता इस इंडिया गठबंधन को भरभरा के वोट दे दे। तो ये जो एक है, क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा एक बड़ा चेहरा है मोदी, और मोदी जी जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका है, चमत्कारी नेतृत्व है। अपने दम पर उन्होंने जो है वो 2019 के अंदर जो है गैर कांग्रेसी दल को जो है पूर्ण बहुमत के साथ और 330 सीट दिलाई। ये कम नहीं है। वो एक प्रखर वक्ता है। वो अब देखिए, राहुल जी भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन राहुल जी का जो भाषण है, मैं बुराई की नियत से नहीं कह रहा हूँ, कतई मैं बुराई की नियत से नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी नेता की बुराई आपका विश्लेषण है, ये तो हम भी समझ रहे हैं जी। हाँ, मैं पत्रकार हूं, मैं किसी की जो है वो बुराई नहीं करता हूं, लेकिन राहुल की स्पीच का अंदाज देख लीजिए और वही अंदाज अगर मोदी जी का देख लीजिए। मोदी जी जो चीज उठाते हैं वो पूरी उठा के लास्ट तक लाते हैं। राहुल जी जो स्पीच देते हैं बीच में तोड़ देते हैं, आदमी सुनता है वो कहता है कहाँ चले गए ये भाई। आदमी समझ आता है कि इसके पीछे कुछ और कनेक्टेड। ठीक है, तो प्रखर वक्ता, विरोधियों को घेर कर शिकार करने की अदा है उनके। ठीक है राजा जी। राजीव जी, फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी इस समय हम लोग टिकट कटने वाली या बरकरार रखने वाली बात कर रहे थे, तो बरेली, कैसेगंज और बदायूं, ये 3 सीट ऐसी हैं कि जो कट सकती हैं। बाकी जगह संभावना कम है। और जहां तक अभी रजा साहब ने कहा था कि प्रखर वक्ता है मोदी, निश्चित रूप से प्रखर वक्ता है, लेकिन दिल्ली में क्या हुआ था और उसके बाद पंजाब में क्या हुआ और साउथ में प्रखर वक्ता की अभी पूरी तरीके से क्या कहा जाए, अभी स्थिति आने वाली बाकी है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इंडी गठबंधन में मोदी का अभी कोई तोड़ तो दिखाई नहीं दे रहा और इस बार ऐसा लगता है कि शायद बिल्कुल दक्षिण में भी उन्हें कुछ मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी आपका, राजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज हमने इस विषय पर चर्चा की कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम कट सकते हैं, बड़े ऐसे नाम है, इनमें से कई कद्दावर है। हो सकता है ये कयासों की बात है, हो सकता है बीजेपी इनको टिकट दे भी दे, लेकिन अभी चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म है। अब ये तो बीजेपी को तय करना है किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, कौन वोट कटवा का काम करेगा, कौन जिताऊ कैंडिडेट का काम करेगा, इसको लेकर भी थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।